व्याख्यान कक्ष के मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्राचार्य महोदय सर, उप प्राचार्य जी और हमारे मित्र डॉक्टर शिवम शुक्ला जी, ये हमारे मित्र ही नहीं, हमारे छोटे भाई अनुज भी हैं। आप सभी लोगों ने इनके अनुभव का इनके शब्दों के माध्यम से जरूर ही बेनिफिट आपको मिला होगा। और हमारे बड़े पुराने मित्र जो हमारे क्लासमेट भी रहे हैं, डॉक्टर रामदरस जी, हमारी पहली मुलाकात बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब गोरखपुर विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ा करते थे, तब से हमारी मुलाकात सर से है। और शोध पूरा करने तक, पीएचडी कंप्लीट करने तक हम लोग साथ रहे। उसके बाद रोजगार की तलाश में अपने अपने मंजिलों की तरफ हम लोग निकल पड़े। उसके बाद जब उच्च शिक्षा में मैं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में नौकरी अपना शुरू किया और आपने भी अपनी सेवा शुरू की, तो फिर उसी प्लेटफॉर्म पर हम दोनों का एक बार पुनः मुलाकात हुआ। तब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक साथ चलते आए हैं, अक्सर बातचीत होती है। इस महाविद्यालय के बारे में बड़ी प्रशंसा करते थे रामदरस जी हमसे, और हमने भी अपनी उत्कंठा जाहिर की कि क्यों ना आपके इस महाविद्यालय में चलें, बच्चों से मुखातिब हों और बच्चों के बारे में जानें, और हमारे पास जो भी थोड़ा अल्प ज्ञान है, अनुभव है, बच्चों के साथ साझा करें। इसके पहले जब वाइवा चल रहा था, प्रैक्टिकल चल रहा था, तो उस दौर में हम आए और वाकई में मुझे बहुत ही खुशी हुई यहाँ के बच्चों के ज्ञान का स्तर देख करके। मैंने बच्चों से बात किया और वो पूरी तरह से लेखांकन से संबंधित था, और पुनः आज संयोगवश कहिए या जिस प्रकार से भी कहिए, मैं लेखांकन को रोजगार सृजन के साथ जोड़ने का मैंने प्रयास किया और उसी को एक मैंने शीर्षक बनाया। यहाँ पर इस व्याख्यान कक्ष में हमारे सामने इस महाविद्यालय के प्राध्यापकगण और कर्मचारी, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि इस व्याख्यान में हमें सुनने के लिए आप लोग उपस्थित हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारे प्रिय विद्यार्थी। आप लोग 10:30 11 बजे से लेकर के अभी तक शाम होने को आ गई है, और आप लोग यहाँ पर हमें झेल रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को कोट कोट धन्यवाद। और एक बार मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियों से हौसला अफजाई करिए। हमारे परम मित्र और छोटे भाई डॉक्टर शिवम शुक्ला जी ने एक आग्रह हमसे किया था कि अपने बारे में थोड़ा सा चर्चा 2 मिनट का जरूर कर दीजिएगा। मैं अपने जिंदगी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। हालांकि कोई अपने बारे में बताता नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं था, वास्तव में नहीं चाहता था कि मैं अपने जिंदगी के उन लम्हों को
आप लोगों के सामने रखूं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहली चीज जो मैंने अपने जीवन में प्राप्त की वो है अच्छी संगति। मेरे पिता एक किसान थे और खेती भी मेरे खानदान में बहुत ज़्यादा नहीं थी। अगर कहा जाए किसी के पास 3-4 बीघा खेती है अगर, तो उसे केवल वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, उससे इतना पैदावार नहीं कर पाएगा कि उससे वो इनकम, अपनी एक्टिव इनकम जनरेट कर पाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेरे पिताजी किसान भी थे और अतिरिक्त आय कमाने के लिए उनको अलग से शारीरिक श्रम भी करना पड़ता था, और माताजी मेरी उनके साथ सहयोग करती थी। और मेरे से बड़ी 5 बहनें थीं। संगति जो हमारी थी, मैंने बात करी है कि जीवन में संगति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और आपको कुछ न कुछ अच्छा दे करके जाएगी। मैं बाय बर्थ लो विजन मेरा है। आप लोग देख रहे होंगे मेरा चश्मा का शीशा बड़ा मोटा है, और डॉक्टर के पास जब मैं गया पहली बार 1992 में पहली बार मेरी आंखों की जांच हुई, उसके पहले केवल मुझे पता था कि मेरी आंख कमजोर है और कोई नहीं जानता था मेरी आंख कमजोर है। तो मैं केवल कानों से सुन सकता था, बहुत दूर तक लोग क्या मेरे बारे में अभिव्यक्ति रख रहे हैं, उनके चेहरे पर किस प्रकार की अभिव्यक्ति मुझे देख करके आ रही है, मुझे पता नहीं चलता था। मैंने कानों से सुना था कि पीएचडी कोई चीज होती है और वो बहुत बड़ी डिग्री होती है। पहली बार मैंने ये बात सुनी थी, जो हमारे गांव में कुछ लोग पढ़ने में अच्छे थे, वो बैठ करके लोग चर्चा कर रहे थे। उस समय पीएचडी के बारे में मैंने ये चीज सुनी थी, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता था कि पीएचडी करने के लिए क्या योग्यता होती है, उससे क्या फायदा होता है, ये मैं नहीं जानता था। और बस मेरे दिमाग में वो जहन में आ गया, और जिन लोगों से मैंने ये सूचना प्राप्त की, उन्हीं लोगों के उसके बाद उन्हीं लोगों की बात सुनने के लिए मैं हमेशा आतुर रहता था कि मैं उनकी संगति मैं प्राप्त करूं। तो वो लोग अपने आसपास भटकने नहीं देते थे, क्योंकि मैं छोटा था, वो लोग बड़े थे, लेकिन जब भी मौका मिलता था तो मैं आसपास उनकी बातों को सुनने का प्रयास करता था। तो उस संगति का असर है कि मैं हमेशा उनकी अच्छी बातें मुझे याद हैं। ये बात मुझे एग्जैक्टली याद है कि हमारे गांव पे एक कुआं था और उस पे जगत बना हुआ था, रेलिंग बनी हुई थी, उसी रेलिंग पे बैठ के लोग चर्चा कर रहे थे। ये बात है 1989-90 की, तब मैं सुना था। और आज मैं वही पीएचडी की डिग्री हासिल करके आज मैं सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर व्याख्यान दे रहा हूं। लेकिन केवल पीएचडी सोचने से पीएचडी मैंने नहीं कर लिया, जेआरएफ मैंने वैसे नहीं पास कर लिया, मैंने नौकरी वैसे ही नहीं प्राप्त कर ली, उसके लिए मैंने यात्रा पूरी करी है। मेरा गांव जो है वो रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है, और फिर रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूर गोरखपुर पड़ता है। मेरे गांव के आसपास भी स्कूलिंग थी, हाई स्कूल और इंटर तक की पढ़ाई इजीली अवेलेबल था, डिग्री कॉलेज अवेलेबल था। लेकिन बस मेरा सपना था कि मुझे वो शिक्षा हासिल करनी है,
इसलिए मैं वहां आसपास नहीं रहा। मेरे पास आर्थिक संसाधन भी नहीं थे, लेकिन क्या व्यवस्था बनी, कैसे बनी, कुछ नहीं जानता मैं। मुझे अच्छे से याद पूरी बात नहीं है, मैं बता भी नहीं सकता। अगर याद भी है तो भी मैं नहीं बता सकता आप लोगों से। मैंने उन मुश्किलों को पार किया और मैं यहां तक पहुंचा। बीच में मुश्किलें जो आई, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हुआ तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। और सबसे मुश्किल तब आई when I was only 11th years old, I was got married। जब मैं केवल 11 साल का था तभी मेरी शादी हो गई। And when I was 17th of years old, then my wife has come to me to live with us। 17 साल की उम्र में मेरी पत्नी मेरे साथ आकर के रहने लगी। अगर ये आज देखें तो इसको चुनौती कहा जाएगा, लेकिन मैंने चुनौती के रूप में इसको नहीं लिया, इसको पॉजिटिव लिया। कि क्या कि अब मुझे किसी दूसरे जेंडर वाले के सामने आकर्षित होने की जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन आज के समय में ये है कि विरोधी जेंडर जो होता है, लड़का लड़की के तरफ, लड़की लड़का के तरफ जो आकर्षित होता है, उसमें जो टाइम किल होता है वो मेरा बच गया। मैं आज खुले स्वीकार करता हूं ये बात, ये मेरा बच गया। उसके बाद मेरा फोकस पूरा कहां चला गया? 2 काम पे। एक हाथ से मैंने कलम पकड़ा और दूसरे हाथ से मैंने पेट पकड़ा, क्योंकि मुझे ये दोनों काम करना था। अगर मैं कमाता ना तो मेरी कलम रुक जाती, मेरी कलम रुक जाती तो मेरी कमाई रुक जाती। मैंने एक ऐसा तरीका खोजा और वो तरीका था सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का। पढ़ाने से पढ़ना भी होता था और कमाई भी होती थी। यह यात्रा तब तक चली जब तक कि मैंने ये मुकाम नहीं हासिल कर लिया। एक चीज मैंने संगति बताई, दूसरी चीज आपको हमेशा रास्ता ढूंढना होता है। एक रास्ते बंद होते हैं तो अनगिनत रास्ते खुलते हैं और उन्हीं रास्तों को तलाशने की जरूरत होती है। बहुत बार ऐसा आया। एक बार तो कहते हैं कोढ़ में खाज। एक बार तो जिनके अंडर में मैं पीएचडी कर रहा था उन्होंने मना कर दिया कि बेटा तुम भाग जाओ, तुम्हें मैं पीएचडी नहीं कराऊंगा। एक बार यानी 1 सेकंड के लिए उन्हें लगा, लेकिन इसी चीज को वो 3 साल तक कंटिन्यू करते रहे और मुझे लगा कि अब पीएचडी मेरी नहीं हो पाएगी। वो भगा दिया उनको, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अंततोगत्वा उन्हीं के अंडर में पीएचडी पूरी हुई। नौकरी खोजने के लिए मैं ये नहीं देखता था कि मुझे ट्रेन से स्लीपर में टिकट लेना है, एसी में टिकट लेना है, चाहे टिकट मिले ना मिले। नौकरी खोजने के लिए मुझे अगर अरुणाचल प्रदेश जाना है, कलकत्ता जाना है, जम्मू जाना है, तो मैं कभी भी टिकट बैठ करके रिजर्वेशन नहीं खोजता था। मैं बैग उठाता था और ट्रेन में बैठ जाता था और बाद में देखता था जो होगा सो देखा जाएगा। मैंने 20 बार तो मैं घुस गया, टीटी आया ही नहीं मेरे पास, टीटी आया ही नहीं। और जब आता था तो जो पैसा रहता उसको दे करके टिकट हम बनवा लेते थे। और सोने की क्या दीदी, अखबार उठाओ बिछाओ चाहे जहां सो जाओ। यानी कभी भी मैंने जो परेशानी, जो चुनौती आती थी, उस चुनौती को मैंने चुनौती माना ही नहीं। और वो चुनौती किस रूप में हो सकती थी? पेट के रूप में हो सकती थी, वस्त्र के रूप में हो सकती थी, अर्थ तो सदैव एक चुनौती बनी रहती थी। अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है तो मेरे लिए उस समय 10, 12, 15 किलोमीटर पैदल नहीं मैं समझता था। कभी भी मैंने समझा ही नहीं कि 15 किलोमीटर की दूरी कोई दूरी होती है। मैं पैदल निकल जाता था। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे मेरे शरीर की जो काया है वो आप लोग देख करके समझ सकते होंगे कि ये ऐसी क्यों है। तो ऐसी चीजें हैं जो देखिए मैंने
जिस परिवार में जन्म लिया था वहां से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था, यही एक मार्ग था, उसको हमें पूरा करना पड़ता। अगर मैं इस मार्ग को नहीं चुनता तो आज मैं भी जहां मेरे पिताजी छोड़ के गए थे वहीं से मैं रिज्यूम करता, उसी यात्रा को मैं आगे बढ़ाता। अपने पिताजी के द्वारा बनाए गए रास्ते से अलग हट करके मैंने एक रास्ता नया जनरेट किया अपने परिवार के लिए, और ये मैं तब कर पाया जब इन चुनौतियों का सामना किया। और ये चुनौतियां क्या हैं? आज सबके सामने वो चुनौतियां हैं, चाहे वो गरीब घर का बच्चा हो चाहे अमीर घर का बच्चा हो, वो चुनौती सबके लिए है। पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये सबसे बड़ी एक चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती है पढ़ने में मन नहीं लगता है। नींद में लोग जगा देते हैं, नींद नहीं पूरी होती है। मोबाइल रील देख रहे हैं तो पापा आके छीन ले रहे हैं, मम्मी आ रही हैं, मोबाइल रील देखना बंद कर दो, मम्मी आ गई अभी बाद में देखेंगे। बड़ा मजा आता है रील देखने में, इंस्टाग्राम का पोस्ट पढ़ने में, पोस्ट करने में, सेल्फी लेने में बहुत मजा आता है। यूं ही ऐसी जिंदगी निकल जाएगी। एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं इस पर। एक राजा शिकार करने गया और दूर निकल गया, जंगल के उस पार निकल जाता है तो उसे प्यास लगती है और उसके घोड़े को भी प्यास लगती है। तो पानी के जुगाड़ में वो चला गया एक किसान के पास, और किसान जो है कुएं से पानी निकाल रहा था और खेतों में चला रहा था। और पानी कैसे निकालता था? जिसमें घिरनी होती थी, जिसको रहट कहा जाता है, तो बैल घूमता था, एक चक्कर जब लगाता था तो कूड़ी से वो पानी निकल करके बाहर आ जाता था और फिर उसके एक चोड़े में पानी को गिराता था। तो चोड़े में पानी इकट्ठा था, तो घोड़े को पानी पिलाने के लिए राजा आए, तो जब तक घोड़ा मुंह लगाए चोड़े में तब तक एक चक्कर बैल पूरा करके आ जाता था और खट की आवाज होती थी। जब कूड़ी गिरता था चोड़े में तो खट की आवाज होती थी, तो घोड़ा बिदक जाता था, पीछे भाग जाता था। फिर जो है फिर ले आता था, फिर खट की आवाज होती थी। तो राजा ने कहा कि किसान भाई जरा इस अपने रहट को बंद कर दो, आवाज बंद हो जाए तो हमारा घोड़ा पानी पी ले। तो किसान ने कहा कि अगर हम ये रहट को चलाना बंद कर देंगे तभी खट की आवाज बंद होगी, और खट की आवाज जब बंद होगी तो इस चोड़े में पानी खत्म हो जाएगा, और जब चोड़े में पानी खत्म हो जाएगा तो तुम लाके घोड़ा को क्या करोगे? तुम्हारा घोड़ा पानी नहीं पाएगा। तो यूं जिंदगी है, हमें इसी तरह से हमारे डिस्ट्रक्शन आते रहेंगे। रील देखने का मन करता रहेगा, नींद खूब आती रहेगी, पेट भर खाने को मन करता रहेगा, पढ़ाई में मन हमेशा नहीं लगेगा, ये यूं ही चलेगा। और इसी प्रकार से इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना। अगर नहीं पार कर पाए तो अभी सर ने बताया है इन्वेस्टमेंट के बारे में कि दूसरों के आगे हाथ पसारना पड़ेगा। एक बार किसी के आगे हाथ पसार लिए तो आजीवन उससे नीचे दब के रह जाओगे। आजीवन आपको कहेगा कि तुम क्या मुझसे बात करोगे, तुम तो एक दिन मेरे आगे हाथ फैला रहे थे। वो दिन ना देखना पड़े, इसलिए इन सारे डिस्ट्रक्शन को चुनौती मान करके इनके साथ लड़ो। मैं पुनः आप सभी लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूं कि कुछ इंसिडेंट्स हो गया था हम लोगों के साथ, इसीलिए विलंब हुआ हम लोगों को यहाँ आने में, और वो इंसिडेंट्स अभी पूरी तरह से डील नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से पूरा अपना हाथ जोड़ करके क्षमा मांगूंगा कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मेरा टॉपिक जो है, मैंने जो आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत
करने के लिए शीर्षक चुना था, वो था अकाउंटिंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लेखांकन शिक्षा और रोजगार सृजन। ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक था और बहुत ही सिंपल था। कम प्रयास में आप लोगों में से ज्यादा लोग इसके टच में रह करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हो। आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक्टिव इनकम की व्यवस्था कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ एक्टिव इनकम यू कैन रेज द पैसिव इनकम सोर्सेज। तो एक्टिव इनकम के लिए मैंने आप लोगों के लिए यह बनाया था टॉपिक, लेखांकन शिक्षा एवं रोजगार सृजन कैसे हो सकता था। कम से कम ये आधा घंटा लगता, लेकिन समय अभाव और उस इंसिडेंस के सेटल ना होने के कारण से मैं पुनः आप लोगों से क्षमा मांगते हुए अपनी बात को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं।